हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन की मांगा को, जिसमें मैं सीजन 3 की स्टोरी को कवर करूंगा। अगर आपने इससे पहले के दोनों सीजन नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें। अब शुरू करते हैं सीजन 3 को। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें पता चलता है कि जापान की हालत बहुत खराब हो गई है। केन्याकू की वजह से हर जगह पर बहुत सारे कर्स स्प्रेड दिखाई दे रहे हैं जो कि सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए जुजुत्सु सोर्सरर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि एक स्टोर में खाना खा रही होती है कि तभी वहां पर एक कर्स स्प्रेड आ जाता है जो उसे अपने पास बुलाने लगता है और वो लड़की जैसे ही उस कर्स के पास आती है वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। बट सही टाइम पर वहां पर यूता आ जाता है जो आते ही उस कर्स स्प्रेड को मार देता है और फिर उस बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद यूता जुजुत्सु हेडक्वार्टर जाता है जहां पर उसे हायर अप्स मिलते हैं। हायर अप्स यूता की तारीफ करते हैं पर यूता को उनकी तारीफ से कुछ असर नहीं होता। हायर अप्स यूता से कहते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी कर्स स्पिरिट को मारा है, ये कुछ भी प्रूफ नहीं करता। जिस पर यूता कहता है तो तुम लोग मेरे साथ किसी बाइंडिंग वॉर में आ जाओ या कुछ और कर सकते हो। और फिर यूता कहता है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो मास्टर गोजो का प्यूपल है कि नहीं, उसने टोगे का हाथ काटा है, मैं यूता को खुद मारूंगा। इसके बाद जुजुत्सु हेडक्वार्टर से 5 नोटिस जारी होते हैं। नोटिस नंबर 1 में गेतो को मारने का ऑर्डर था। नोटिस नंबर 2 में जो भी गोजो की सील को हटाएगा उसे क्रिमिनल एक्ट के तहत मार दिया जाएगा। नोटिस नंबर 3 में यागा को मारने का ऑर्डर था क्योंकि गेतो और गोजो दोनों ही उसके स्टूडेंट थे जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और नोटिस नंबर 4 में यूजी को मारने का ऑर्डर था और नोटिस नंबर 5 में जो यूजी को मारेगा उसका नाम था जो कि था यूता। इसके बाद हमें जेनिन क्लैन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हम जेनिन क्लैन के लीडर के बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से पूछा होता है कि क्या माई जिंदा है, जिस पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि तुम्हें अभी माई की चिंता नहीं बल्कि ये सोचना चाहिए कि नेक्स्ट हेड कौन बनेगा। और वो ये भी बताती है कि जो मर रही है वो माँ की है। इसके बाद नाओया जाकर ओगी और जिंची से मिलता है जो कि जेनिन क्लैन के ही होते हैं और इनकी रैंक स्पेशल ग्रेड 1 होती है। ये तीनों यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि इन तीनों में से ही कोई एक जेनिन क्लैन का अगला हेड बनने वाला था क्योंकि नाबितो को जोगो ने मार दिया था। यहाँ पर नाओया आकर कहता है कि जेनिन क्लैन का अगला हेड तो मैं ही बनूंगा और वो ओगी और जिंची की बेइज्जती करने लगता है जिस पर वो दोनों ही उस पर हमला करते हैं। पर नाओया उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है कि तभी यहाँ पर नाबितो का लॉयर आ जाता है जो कि आकर यहाँ पर कहता है कि मास्टर नाबितो मर चुके हैं तो मैं यहाँ पर उनकी विल को पढ़ने आया हूँ। वो लॉयर बताता है कि मास्टर नाबितो ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम नाओया, जिंची और ओगी को साथ में बुलाकर इस विल को पढ़ना। इसके बाद वो उस विल को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि जेनिन क्लैन का 27वां हेड नाओया ही बनेगा और उसको उन सब चीजों पर अधिकार होगा जो कि जेनिन क्लैन के अंदर आती हैं जैसे कि कर्स टूल और जेनिन कर्स वेयर हाउस। पर इसके लिए उसे ओगी और जिंची की अप्रूवल भी चाहिए होगी। बट तभी वो लॉयर एक एक्सेप्शन बताता है। वो लॉयर आगे पढ़ते हुए कहता है कि अगर सातोरो गोजो गायब हो गया या उसे कुछ भी हो गया तो जेनिन क्लैन का हेड मेगुमी बनेगा और जो कुछ भी जेनिन क्लैन का है वो सब उसे मिल जाएगा। ये सुनकर नाओया बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सीधा अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि वो टोक्यो में यूजी को ढूंढ रहा है। जिस पर नाओया पूछता है कि ये यूजी कौन है, जिस पर उसकी असिस्टेंट जवाब देती है कि ये सुकुना का वेसल है। उसके बाद नाओया उसकी असिस्टेंट से कहता है कि तुम हायर अप से कह दो कि सुकुना के वेसल को मारने नाओया जेनिन जा रहा है और वहीं पर मैं मेगुमी को मार दूंगा। और फिर नाओया बड़े ही गुस्से में कहता है कि मैं उन दोनों को मार दूंगा। इसके बाद हमें यूजी और चोजो दिखाए जाते हैं जहाँ पर चोजो यूजी से पूछता है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं, जिस पर यूजी कहता है कि भले ही मुझ पर ब्लैक फ्लैश से हमला हुआ था पर मैं ठीक हूँ, मुझे लग रहा है कि सुकुना की ताकत बढ़ती जा रही है। चोजो यूजी से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और जुजुत्सु हाई वापस लौट जाओ। इस पर यूजी कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं और ना ही प्रॉब्लम ये है कि मुझे वापस जाना है कि नहीं, मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ कर रहा है और उसके अलावा मैंने काफी लोगों को मार डाला है, मैं किसी के साथ भी नहीं रह सकता। और फिर वो चोजो से पूछता है कि क्या तुम्हें दुख नहीं कि मैंने तुम्हारे भाइयों को मार डाला, जिस पर चोजो कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर मेरे भाई भी होते तो वो भी यही करते और यही कहते। और ये सुनकर यूजी खड़ा होकर कहता है चलो हमें बहुत सारे कर्सेस को भी मारना है। इसके बाद यूजी और चोजो दोनों मिलकर काफी कर्सेस को मारने लगते हैं। यहाँ पर चोजो यूजी की पावर को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। चोजो सोचता है कि जब यूजी मुझसे लड़ा था तभी मैं उसकी पावर से इंप्रेस हो गया था बट इस टाइम पर यूजी और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। और चोजो यहाँ पर यह भी कहता है कि यूजी इस वक्त एक डीमन गॉड है। अब चोजो बार बार यूजी को उसका छोटा भाई बुला रहा था तो यूजी उससे कहता है क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई बुलाना बंद करोगे, जिस पर चोजो कहता है तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें छोटा भाई ही बुलाऊंगा। और फिर वो यूजी से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पिता के हेड पर भी स्टेजेस थे। और तभी यहाँ पर नाओया आ जाता है जो कहता है कि मुझे मेगुमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कि तभी उसकी
नजर चोजो और यूजी पर जाती है और वो यूजी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, क्या तुम्हें भागना नहीं है? जिस पर यूजी शॉक हो जाता है। नाओया उसे बताता है कि गोजो के जाने के बाद तुम्हें मारने का ऑर्डर फिर से चालू हो गया है। फिर नाओया कहता है कि मेरा काम मेगुमी से है, तुमसे नहीं, तो तुम मरो या जियो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तुम्हें यहाँ पर घूमने नहीं दे सकता, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी टांगों को तोड़ूंगा। फिर यूजी नाओया से पूछता है कि तुम्हें मेगुमी से क्या करना है, जिस पर नाओया कहता है कि अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे मार दूंगा, बट उससे पहले मुझे उससे कुछ लिखवाना है। और उसके बाद वो बड़े ही तेजी से यूजी और चोजो दोनों पर हमला कर देता है। अब नाओया का अटैक यूजी को तो लग जाता है, बट चोजो उसके अटैक को रोक देता है। और फिर जब ये दोनों उस पर हमला करने जाते हैं तो वो बड़ी ही स्पीड में वहां से गायब हो जाता है और उसकी स्पीड को देखकर ये दोनों ही काफी इंप्रेस हो जाते हैं। नाओया भी समझ जाता है कि यूजी ही सुकुना का वेसल है, बट उसे ये नहीं पता था कि चोजो कौन है। और फिर वो सोचता है कि क्या उसे उसकी स्पीड को तेज करना चाहिए, कि तभी इन तीनों को यहाँ पर बहुत तगड़ी प्रेजेंस महसूस होती है। यूजी को तो लगता है कि ये गोजो की प्रेजेंस है, बट वो नोटिस करता है कि ये तो गोजो की प्रेजेंस से भी काफी खतरनाक है। और उसी वक्त वहाँ पर यूता आ जाता है जो कहता है तो तुम अकेले नहीं हो। अब यूजी तो यूता को देखकर कहता है कि तुम कौन हो, बट चोजो यूता को देखकर समझ आता है कि ये यूजी को ही मारने आया है। यूता नीचे आकर पूछता है कि यूजी के साथ कौन है, जिस पर नाओया साफ कह देता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। और फिर वो यूता का नाम लेता है, जिससे यूजी को भी पता चल जाता है कि ये यूता है और यूता के बारे में उसे मेगुमी ने पहले भी बता दिया था। अब यूता नाओया से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर नाओया खुद का इंट्रोडक्शन देता है कि वो माकी का कजन है और जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है और वो खुद भी यूजी को यहाँ पर मारने आया है। अब यूता और नाओया आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी चोजो यूजी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश करता हूँ। और चोजो यूजी को वार्निंग भी देता है कि यूता से लड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, कोशिश करना कि तुम उससे ज्यादा दूर भाग सको, अगर तुम उससे लड़े तो पक्के में मारे जाओगे। और फिर वो यूजी से कहता है कि हम कल वाले स्पॉट पर मिलेंगे। और ये कहते ही यूजी यहाँ से भागने लगता है और यूता और नाओया भी इन दोनों पर हमला कर देते हैं। नाओया सीधा जाकर चोजो पर हमला कर देता है और यूता जाकर यूजी का पीछा करने लगता है। यूजी और यूता एक दूसरे की स्पीड को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। इधर नाओया चोजो को बहुत पीटता है और कहता है कि मैं तुम्हारी टेक्निक को देख चुका हूँ, वो ब्लड मैनिपुलेशन है। और वो कहता है कि ब्लड मैनिपुलेशन के अंदर कोई भी टेक्निक ज्यादा खतरनाक नहीं है और जो दिक्कत देने वाली टेक्निक है वो पियर्सिंग ब्लड है, बट उसके लिए तुम्हें पहले चार्ज अप होना पड़ता है और वो मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। और फिर वो कहता है कि ये एक चेकमेट है, अब तुम मरने वाले हो। इस पर चोजो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे भाई को हट करके यहाँ से जिंदा बच के जाओगे। इधर यूजी यूता से दूर भाग रहा होता है, जहाँ पर यूता यूजी पर अपनी कटाना से हमला करता है, बट यूजी उसकी कटाना से बच जाता है। और ये देखकर यूता काफी शॉक होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने यूजी को काट दिया है। और उसके बाद यूजी यूता पर एक कार से हमला कर देता है और फिर दोबारा उससे दूर भागने लगता है, बट यूता उसी कार को यूजी की तरफ फेंक कर मारता है और उसके आगे का रास्ता ब्लॉक कर देता है। यूजी को महसूस होता है कि यूता के अंदर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है और यूता भी यूजी को कंफर्म करते हुए कहता है कि तुम सही सोच रहे हो, मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। फिर यूता हमें बताता है कि भले ही उसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी है, बट गोजो के पास 6 आइज हैं, जिसकी वजह से उसकी कर्स एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती है, बट उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है और इसी कारण से यूता गोजो से थोड़ा सा कमजोर है। इसके बाद यूता यूजी पर फिर से हमला कर देता है, जहाँ पर यूजी सिर्फ उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। यूजी नोटिस करता है कि यूता की कटाना के आसपास भी कर्स एनर्जी फ्लो हो रही है। इसके बाद फिर से यूता यूजी पर अपनी कटाना से हमला कर देता है और इस बार वो यूजी पर थोड़ा सा एक कट भी लगा देता है। और ये देखकर यूजी सोचता है कि उसे सबसे पहले यूता की कटाना का कुछ इलाज करना होगा। अब यूजी फिर से यूता से दूर भागने लगता है और वो एक गाड़ी के अंदर से एक नाइफ को बाहर निकाल लेता है और फिर उसकी मदद से यूता की कटाना का सामना करने लगता है। और यहाँ पर यूजी उस नाइफ के अंदर कर्स एनर्जी को फ्लो कराने लगता है, जिसकी मदद से उस नाइफ में थोड़ी सी ताकत आ जाती है। बट ऑफ कोर्स यूता की कटाना में ज्यादा पावर थी और वो यूजी पर भारी पड़ने लगता है। यूजी यूता की कटाना को अपने नाइफ से रोकने की कोशिश करता है, बट यूता उसे एक फ्रंट किक मार के काफी दूर फेंक देता है और ये देखकर यूजी थोड़ा सा शॉक होता है। इसके बाद यूता यूजी के नाइफ को तोड़ देता है और उस पर एक कट लगाने में भी सक्सेसफुल हो जाता है। बट यूजी भी यहाँ पर कम नहीं पड़ता, वो यूता की कटाना को अपने पैर से दबा देता है और फिर दूसरे पैर से उसकी कटाना को तोड़ देता है। और ये देखकर यूता काफी इंप्रेस होता है और फिर यूता कहता है हाँ ये गोजो सेंसे का प्यूपिल है, तो इसको हराना इतना भी आसान नहीं होगा। अब यूजी सोचता है कि वो दोनों ही अनआर्म्ड हैं, तो वो शायद यूता को हरा सकता है। और वो जैसे ही यूता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे पीछे से रिका पकड़ लेती है। अब यूजी को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा था और इसी का फायदा उठाकर यूता अपनी टूटी हुई कटाना को यूजी के अंदर घुसेड़ देता है और उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि अंदर सुकुना पहले तो ये देखकर शॉक होता है, पर तभी वो हंसने लगता है। इसके बाद चोजो और नाओया को दिखाया जाता है, जहाँ पर नाओया चोजो को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, बट ऑफ कोर्स चोजो को हराना इतना आसान नहीं था। अब
नाओया ये देखकर काफी शौक होता है कि चोजो इतना घायल होने के बावजूद भी खड़ा है। और फिर वो चोजो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर चोजो कहता है कि मैं 10 सिबलिंग में सबसे बड़ा हूँ। और फिर वो फ्लोइंग रेड स्केल का यूज करने जाता है, बट फ्लोइंग रेड स्केल का इस्तेमाल करने से पहले ही नाओया चोजो को पकड़कर दूर फेंक देता है और उसकी बॉडी पर एक नाइफ से तगड़ा कट लगा देता है। इसके बाद नाओया अपने भाइयों की बेइज्जती करने लगता है और ये सुनकर चोजो को गुस्सा आने लगता है। नाओया कहता है कि उसके सभी भाई यूजलेस हैं, उन्हें खुद को फांसी देकर मार देना चाहिए। चोजो नाओया को समझाते हुए कहता है तुम इतने ताकतवर अपने भाइयों की वजह से ही हो। वो कहता है अगर तुम्हारे बड़े भाई या तुम्हारे छोटे भाई नहीं होते तो तुम कभी भी इतने ताकतवर नहीं हो पाते। और तुम पूछ रहे थे ना कि मैं इतना टफ क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा भाई नहीं था जो मुझे गाइड कर सके। मैंने गलतियां करी और मैं उनसे सीख कर ताकतवर बनता गया। और उसके बाद चोजो अपने बॉडी के बाहर के ब्लड को कंट्रोल करने लगता है और ये देखकर नाओया काफी शौक होता है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड निकलने के बाद भी चोजो जिंदा कैसे था। इससे हमें पता चलता है कि डेथ पेंटिंग्स के अंदर कर्स स्पिरिट और ह्यूमन के ब्लड का मिक्सचर होता है और उनका ब्लड तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनकी कर्स एनर्जी नहीं खत्म हो जाती। अब चोजो ने पूरी जगह पर ब्लड फैला दिया था, जिसकी वजह से नाओया को चोजो दिखाई नहीं दे रहा था। अब नाओया सोच रहा होता है कि वो चोजो के इस ब्लड वाले अटैक को आसानी से डॉज कर सकता है कि तभी चोजो उसके साइड में आकर पियर्सिंग ब्लड से हमला कर देता है। बट नाओया उसके पियर्सिंग ब्लड से तो बच जाता है, बट चोजो का ब्लड उसके क्लोथ में चिपक जाता है, जिसको चोजो कंट्रोल करके उसकी स्पीड को कम कर देता है। बट नाओया काफी कॉन्फिडेंस होता है, वो कहता है भले ही तुम मेरी स्पीड को कितना भी कम कर दो बट मैं तुम्हें फिर भी हरा दूंगा। और उसके बाद नाओया चोजो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट तभी चोजो उस पर सुपरनोवा से हमला कर देता है, जिसकी वजह से नाओया काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो मरने की हालत में वहीं गिर जाता है कि तभी चोजो के पीछे यूता आ जाता है, जो कि यूजी को घसीटते हुए ला रहा था। और यूता आकर एक ही घूंसे में चोजो को हरा देता है और फिर वो नाओया के पास आकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो नाओया। अब ऑफ कोर्स चोजो के ब्लड में पॉइजन था, जिसकी वजह से नाओया की हालत और खराब होने लगती है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो चोजो से हार गया है। इसको यूता नाओया से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर देता हूँ, बट उसके बदले तुम्हें हायर अप से कहना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। और उसके बाद यूता नाओया को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर देता है। इसके बाद पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी एक छोटा सा बच्चा था। यूजी के दादाजी आकर उसके पिता से कहते हैं तुम्हें उस औरत को छोड़ देना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। हमें यहाँ पर पता चलता है कि यूजी के पिता एक बच्चा चाहते थे, बट उनकी वाइफ काओरी प्रेग्नेंट बनने के काबिल नहीं थी, इसलिए यूजी के डैड ने किसी और लड़की के साथ मिलकर यूजी को पैदा किया था। और उस लड़की के सिर के ऊपर बिल्कुल केंजाकू की तरह स्टिचेस होते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यूजी को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने यूता बैठा हुआ है और यूता को देखकर वो काफी शौक हो जाता है। इसके बाद यूता यूजी को बताता है कि गोजो ने उससे कहा था कि उसे यूजी का ध्यान रखना है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो और यूता साथ में होते हैं। गोजो यूता से कहता है कि मुझे कुछ बैड फीलिंग्स आ रही हैं, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट का ख्याल रखना होगा। गोजो कहता है कि जिसकी चिंता मुझे सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यूजी है, तुम्हारी तरह उस पर भी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है तो उसका ख्याल तुम्हें सबसे ज्यादा रखना होगा। इधर प्रेजेंट में यूता यूजी से कहता है कि मुझे तुम्हें इसलिए मारना पड़ा क्योंकि मैंने हायर अप्स के साथ तुम्हें मारने का बाइंडिंग वो किया था। ये सुनकर यूजी उससे पूछता है तो मैं मारा क्यों नहीं हूँ। यूता बताता है कि मेरी कर्स टेक्निक की वजह से मैंने जब तुम्हें मारा था तो तुम्हारी दिल की धड़कन रुक गई थी, बट उसी वक्त मैंने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था और मुझे लगा ही था कि ये काम कर जाएगा क्योंकि तुम पहले भी मर के जिंदा हो चुके हो। इसके बाद यूजी यूता से पूछता है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। इस पर यूता यूजी को जवाब देता है क्योंकि तुम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर यूता यूजी को समझाने लगता है कि तभी यहाँ पर मेगुमी आ जाता है, जहाँ पर मेगुमी यूजी को जुजुत्सु हाई वापस जाने के लिए कहता है और ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर यूजी चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे बिहेव मत करो कि सब कुछ नॉर्मल है, मेरी वजह से काफी लोग मारे गए हैं। इस पर मेगुमी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर मेगुमी यूजी से कहता है कि नोरितो कमा कुछ प्लान बना रहा है जिसके अंदर मेरी बहन भी इन्वॉल्व है, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और ये सब बातें सुनकर यूजी को उसके दादाजी की कही बात याद आ जाती है कि तुम एक ताकतवर बच्चे हो, तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी। इसके बाद यूजी यूता से कहता है कि शिबुया के अंदर सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल इसलिए ले लिया था क्योंकि मैंने एक बार में ही 10 उंगलियां खा ली थी। इस टाइम पर मैं सुकुना की 15 फिंगर्स खा चुका हूँ, अब सिर्फ 5 बची हैं और अगर मैं उन सबको भी खा जाता हूँ तो शायद ही सुकुना मुझ पर कंट्रोल कर पाएगा, पर अगर वो ऐसा करता है तो तुम मुझे मारने से बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। और ये सुनकर यूता भी कहता है कि जो मुझसे हो पड़ेगा वो मैं करूंगा। इसके बाद यूजी मेगुमी से पूछता है कि हमें आगे क्या करना है, जिस पर मेगुमी कहता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई जाना होगा जहाँ हमें मास्टर टेंजन से कांटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वही एक ऐसे इंसान है जो हमें बता सकते हैं कि गोजो सेंसे को प्रिजन रेल्म से कैसे बाहर निकाला जाए और नोरितोशी कमाओ का क्या प्लान है और जो ये कलिंग गेम हो रहा है उसके बारे में वो ही हमें बता सकते हैं। इसके बाद यूजी मेगुमी से यूकी के बारे में पूछता है जहाँ पर मेगुमी बताता है कि वो भी जुजुत्सु हाई में
में छिपी हुई है ताकि वो हायर अप्स को अवॉइड कर सके। इन दोनों की बातचीत के दौरान यूता बीच में बोलता है कि मास्टर टेंजन से कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हजारों गेटों में से सिर्फ एक ही गेट है जो मास्टर टेंजन के टॉम के यहाँ जाता है, और अगर हमने सही गेट नहीं चुना तो हम मास्टर टेंजन से कभी भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यूजी यूता की बात को काटते हुए मेगुमी से पूछता है कि नोबारा का क्या हुआ, जिस पर मेगुमी कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी खामोशी को देखकर यूजी समझ जाता है कि नोबारा मर चुकी है। कि तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन तीनों के अलावा यहाँ पर चोजो भी है, जो कि बताता है कि बैरियर के यहाँ पहुँचने का एक तरीका है। वो बताता है कि एक बार महितो ने सुकुना की फिंगर्स और डेथ पेंटिंग स्वॉर्म को वहीं से चुराया था, और जैसा उसने करा था वैसा ही हम करेंगे। इसके बाद हमें यूकी और माकी को दिखाया जाता है, और माकी की हालत ऐसी हो चुकी थी और उसकी ये हालत जोगो ने करी। अगर तुमने सीजन 2 देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। हमें यहाँ पर पता चलता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक से माकी को सही तो कर दिया गया था, पर उसके चेहरे पर ये मार्क्स रह गए हैं, और माकी के जिंदा बचने का दूसरा कारण उसकी हेवनली रिस्ट्रिक्शन पावर्स भी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूता, मेगुमी, यूजी और चोजो भी आ जाते हैं। माकी मेगुमी से पूछती है कि टेंजन के बैरियर के बारे में क्या है, जिस पर चोजो आगे आकर बोलता है कि मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। चोजो बताता है कि टॉम और दरवाजे के बीच में एक कर्स वेयर हाउस है, जिसके अंदर जुजुत्सु हाई कर्स टूल्स और कर्स ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, और वहीं पर मेरे बचे हुए भाई हैं, और मैं अपने भाइयों को अपनी कर्स टेक्निक की साइड इफेक्ट की मदद से सेंस कर सकता हूँ। ये सुनकर माकी बोलती है ये तो ठीक है, पर तुम हो कौन? जिस पर यूजी बोलता है कि अभी के लिए ये मेरा बड़ा भाई है, और ये सुनकर चोजो काफी खुश होता है। उसके बाद ये लोग टेंजन के बैरियर के यहाँ जाने लगते हैं, जहाँ एक दरवाजे के पास जाकर चोजो बोलता है कि बिना किसी डाउट के मेरे भाई इस दरवाजे के पीछे ही हैं। इसके बाद ये लोग उस दरवाजे को खोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ही अजीब तरीके का जंगल होता है। ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ थोड़ी दूर चलने के बाद इनको वहाँ पर एक वेयर हाउस मिलता है। उस वेयर हाउस के सामने चोजो रुक जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि इसी के अंदर इसके छोटे भाई हैं। इसके बाद ये लोग फिर से आगे चलने लगते हैं, जहाँ पर एक जगह पर जाकर यूजी को खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तो वो उन्हें देखकर यूकी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर यूकी जवाब देती है कि 12 साल पहले यहाँ पर एक घटना हुई थी, और वहीं से सारी चीजें खराब होना चालू हुई थी। तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर यूकी किस बारे में बात कर रही है। इसके बाद ये लोग मेन श्राइन में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये देखकर सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मेन श्राइन कहाँ है? जिस पर यूकी कहती है शायद टेंजन हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, और फिर वो मन में सोचती है शायद टेंजन इन्हें नहीं बल्कि वो सिर्फ मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी इन्हें पीछे से एक आवाज आती है, जो कि कहते हैं काफी जल्दी यहाँ से जा रहे हो, और हम देखते हैं कि पीछे मास्टर टेंजन होते हैं, जो इन सबको हेलो कहते हैं, सिर्फ यूकी को छोड़ के। जिस पर यूकी मास्टर टेंजन से कहती है तो क्या तुम मुझे हेलो नहीं बोलोगे? जिस पर टेंजन बोलता है कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। क्यों यूकी? इसके बाद यूकी पूछती है कि तुमने टॉम को बंद क्यों कर दिया था? जिस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कहीं केंजाकू के साथी तो नहीं। और ये सुनकर यूकी बोलती है केंजाकू? जिस पर टेंजन बताता है कि केंजाकू ही नोरितोशी कमाओ है, जो कि सुगुरु गेतो की बॉडी के अंदर है। अब टेंजन की ऐसी हालत देखकर यूजी से पूछता है कि मास्टर टेंजन आप ऐसे क्यों दिखते हो? मास्टर टेंजन हंसते हुए बोलते हैं कि जब तुम 500 साल के हो जाओगे तो तुम भी ऐसे ही दिखोगे। भले ही मैं इमॉर्टल हूँ, पर मेरी एज बढ़ रही है। मास्टर टेंजन बताते हैं कि 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरी एज बढ़ती जा रही है। और ये सुनकर यूकी पूछती है तो उसके बाद क्या कोई दूसरी स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं थी? इन दोनों को रोकते हुए मेगुमी बोलता है कि हम यहाँ पर केंजाकू का क्या ऑब्जेक्ट है और प्रिजन रैल्म को कैसे ओपन करना है ये पूछने आए थे। ये सुनकर टेंजन बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये बता दूंगा, पर उससे पहले मेरी एक कंडीशन है। मास्टर टेंजन बोलते हैं कि यूता, यूकी और चोजो तुम तीनों में से कोई दो को मेरी रक्षा करनी होगी। और ये सुनकर सभी लोग शॉक होते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि मास्टर टेंजन इमॉर्टल है। पर यूकी इस बात के लिए मान जाती है और वो पूछती है कि हमें तुम्हें कितने दिनों तक गार्ड करके रखना होगा। इसके बाद मास्टर टेंजन बोलते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हें केंजाकू के बारे में बता देता हूँ। मास्टर टेंजन बताते हैं कि केंजाकू का ऑब्जेक्ट ह्यूमंस को इवॉल्व करना है थ्रू आउट दी जापान। जिस पर मेगुमी बोलता है कि ये तो हमें पता है, पर वो आखिर करना क्या चाहता है, और आखिर केंजाकू ने अपनी बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं करा था जापान में सभी लोगों को सॉर्सर बनाने के लिए? उसने आइडल ट्रांसफिगेशन का क्यों यूज करा? इस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं क्योंकि वो कर्स एनर्जी को लैक करता है। इतनी तगड़ी इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी चाहिए, और जिस मेथड से वो इवोल्यूशन करने वाला है उसके अंदर वो मुझे और ह्यूमन काइंड को मर्ज करेगा। और ये सुनकर यूजी बोलता है कि ये क्या पॉसिबल भी है, क्योंकि आप तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज हो सकते हो। जिस पर मास्टर टेंजन बताते हैं कि हाँ पहले ऐसा ही था, पर 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरी एज बढ़ती जा रही है, और इस टाइम पर मैं एक ऐसी फॉर्म पे आ चुका हूँ कि मैं किसी से भी इमर्ज हो सकता हूँ। जो मास्टर टेंजन से पूछता है कि तुम तो सिर्फ एक हो, तो तुम अलग अलग लोगों से कैसे मर्ज होगे? जिस पर मास्टर टेंजन बताते हैं कि मैं इस टाइम पर इतना इवॉल्व हो चुका हूँ कि मैं ही पूरी दुनिया हूँ, और मेरी सोल हर जगह एग्जिस्ट करती है। जो इंसान मुझसे मर्ज होगा वो एक सॉर्सरर से काफी ज्यादा ताकतवर होगा,
या कहीं वो एक नया ही जीव होगा। हमें यहाँ पर पता चलता है कि मास्टर टेंजन बैरियर टेक्निक्स को पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इस फॉर्म को मेंटेन करके रखे हैं और खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। बट अगर कोई भी ह्यूमन इवॉल्व हो गया और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो दुनिया खत्म हो सकती है, और जो हाल टोक्यो का होगा वो पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है। अब ये सब सुनकर यूजी बोलता है कि आखिर केंजाकू ऐसा करना क्यों चाहता है, बट इसका आंसर मास्टर टेंजन पर भी नहीं था। अब माकी मास्टर टेंजन से पूछती है तो आप मर्ज होने से रिफ्यूज क्यों नहीं कर देते, जिसमें मास्टर टेंजन कहते हैं यही एक दिक्कत है, मैं इस टाइम पर इतना इवॉल्व हो गया हूँ कि मैं एक ह्यूमन बीइंग से ज्यादा एक कर्स स्पिरिट हूँ, और इसी वजह से मैं एक कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन वाले सोर्सरर के लिए टारगेट हूँ। और तुम्हें पता ही होगा कि गेतो की कर्स टेक्निक कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन है। और ये बात सुनते ही सबको समझ में आ जाता है कि आखिर केंजाकू ने गेतो की बॉडी पर ही क्यों कब्जा किया है। मास्टर टेंजन को पता है कि केंजाकू की क्या एबिलिटी है, और वो ये भी जानते हैं जब भी उनका और केंजाकू का आमना सामना होगा केंजाकू उसी वक्त उन्हें सील कर देगा। और यही वजह थी कि मास्टर टेंजन का टॉम सभी को रिजेक्ट कर रहा था, और ये सुनकर यूता समझ जाता है कि इसीलिए मास्टर टेंजन को प्रोटेक्शन चाहिए। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मास्टर टेंजन के बाद केंजाकू ही सबसे ज्यादा पावरफुल है बैरियर टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए, और वो कभी भी मास्टर टेंजन के इस टॉम को अनडिफाइन कर सकता है। जिस पर यूकी पूछती है तो वो अभी आपके टॉम को अनडिफाई क्यों नहीं कर देता, जिसमें मास्टर टेंजन कहते हैं क्योंकि उसके पास अभी इतनी कर्स एनर्जी नहीं है। इसके बाद हमें थोड़ा सा पास्ट बताया जाता है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि पास्ट में केंजाकू 6 आई यूजर से 2 बार हार चुका है, और उससे हारने के बाद केंजाकू समझ जाता है कि वो 6 आई यूजर को कभी भी नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आई यूजर को पैदा होने के 1 महीने बाद मार देता है। बट जैसे ही मास्टर टेंजन की मर्जिंग का दिन आता है उसी दिन एक नया 6 आई यूजर और स्टार प्लाज्मा वेसल अपीयर हो जाते हैं। अब केंजाकू जानता था कि वो 6 आई यूजर को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो प्रिजन रैल्म को ढूंढने लगता है ताकि वो उसकी मदद से 6 आई यूजर को पकड़ सके। केंजाकू ये भी जानता था कि एक टाइम पर 2 6 आई यूजर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट केंजाकू के प्रिजन रैल्म ढूंढने से पहले ही एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो पूरे तख्ता ही पलट देता है, जो कि था तोजी जेनिन। तोजी जेनिन आकर स्टार प्लाज्मा वेसल को मार देता है, जिसकी वजह से टेंजन का मर्ज रुक जाता है और उसकी इवोल्यूशन शुरू हो जाती है। इसके बाद एक सॉर्सरर भी आ जाता है जिसके पास कर्स मैनिपुलेशन की पावर होती है, जो कि था गेतो। और धीरे धीरे केंजाकू जो चाहता था वो होने लगता है, सिर्फ उसके पास प्रिजन रैल्म नहीं थी, और 6 साल बाद वो भी उसके हाथ में आ जाती है। ये सब सुनकर मेगुमी बोलता है पर कलिंग गेम क्यों हो रहा है, जिसमें मास्टर टेंजन बताते हैं कि कलिंग गेम इसलिए हो रहा है ताकि केंजाकू कर्स एनर्जी को इकट्ठा कर सके। कलिंग गेम में जब सॉर्सरर्स लड़ेंगे तो उनकी लड़ाई की वजह से कर्स एनर्जी बाहर निकलेगी, और उसी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल केंजाकू मर्जिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। मास्टर टेंजन ये भी बताते हैं कि कलिंग गेम का मास्टर केंजाकू नहीं है, तो अगर तुम उसे मार भी दोगे तो भी कलिंग गेम चलता रहेगा। ये गेम तब तक चलेगा जब तक सारे प्लेयर मर नहीं जाते, एक दूसरे को मार कर या पार्टिसिपेशन लेने से रिफ्यूज करके, जो कि मौत ही है। और ये सब सुनकर यूता बोलता है इसका मतलब हमें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट लेना होगा और एक ऐसे रूल को ऐड करना होगा जिसकी मदद से मेगुमी की बहन और अनविलिंग पार्टिसिपेंट बाहर निकल सके। और इसी बात में मेगुमी ऐड करता है, और साथ में हमें गोजो सेंसे को भी फ्री करना होगा, वो इंसान अकेले ही इस सब को सेटल कर देगा। यूजी मास्टर टेंजन से पूछता है कि आप ये डिसाइड करो कि यहाँ पर कौन रुकेगा, कि तभी यूकी और चोसो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। कि तभी मास्टर टेंजन एक ब्लैक से होल में से बैक ऑफ द प्रिजन रैल्म निकालते हैं, जो कि प्रिजन रैल्म की बैक होती है, यानी उसका बैक गेट। मास्टर टेंजन बताते हैं कि इसका इस्तेमाल तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास प्रिजन रैल्म का फ्रंट गेट नहीं होगा, बट इसको खोलने का दूसरा भी तरीका है, जो कि है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और ब्लैक रोब। और इन दोनों चीजों की मदद से इसको अनवांटेड तरीके से खोला जा सकता है। बट इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन तो गोजो ने 12 साल पहले तोड़ दिया था, और पिछली ही साल गोजो ने सारी ब्लैक रोब को गायब कर दिया था। जिस पर यूकी कहती है बट इसको खोलने का कोई दूसरा तरीका भी होगा, जिस पर मास्टर टेंजन कहते हैं हाँ। मास्टर टेंजन बताते हैं कि कलिंग गेम में जो प्लेयर पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनमें से 1000 साल पुराना सॉर्सरर भी है जिसका नाम एंजल है, वो इस गेट को खोलने में तुम्हारी मदद कर सकता है। मेगुमी मास्टर टेंजन से पूछता है कि क्या आपको पता है कि वो अभी कहाँ है, जिस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं कि वो शायद टोक्यो के ईस्ट साइड में होगा। बैरियर्स की वजह से मेरे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जापान के अंदर 10 कॉलोनियां बन चुकी हैं जो कि बैरियर से कवर है। उसके एक साइड पर ह्यूमंस है और एक साइड पर सॉर्सरर्स हैं, और काफी ह्यूमंस सॉर्सरर्स वाली साइड पर भी फंसे हैं। मेगुमी मास्टर टेंजन से पूछता है कि कलिंग गेम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, जिसमें मास्टर टेंजन बोलते हैं कि शायद 2 महीने। इसके बाद मास्टर टेंजन कलिंग गेम्स के रूल्स को बताने लगते हैं। कलिंग गेम का रूल नंबर 1 ये होता है कि किसी भी प्लेयर की कर्स टेक्निक के अवेकन होने के बाद 19 दिन के अंदर उसे कलिंग गेम में पार्टिसिपेट लेना होगा। और ये सुनकर मेगुमी सोचता है कि उसकी बहन के पास 10 दिन और 15 घंटे हैं। इसके बाद मास्टर टेंजन दूसरा रूल बताते हैं, जो कि था कि
जो भी प्लेयर फर्स्ट रूल को ब्रेक करेगा उसकी कर्स टेक्निक को हटा दिया जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा। और यही बात माकी को शोको ने पहले ही बता दी थी, बट ये रूल माकी पर काम नहीं करता क्योंकि माकी के अंदर कोई भी कर्स टेक्निक है ही नहीं। इसके बाद मास्टर टेंजन तीसरा रूल बताते हैं कि अगर कोई भी नॉन प्लेयर कॉलोनी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो भी गेम का हिस्सा बन जाएगा। ये सुनकर यूजी बोलता है तो उन सिविलियंस का क्या जो बैरियर के अंदर पहले ही हैं, जिस पर मास्टर टेंजन कहते हैं कि उन्हें एक चांस दिया जाएगा बाहर निकलने के लिए। मास्टर टेंजन बताते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता हो कि हम कॉलोनी के अंदर बाहर नहीं जा सकते, कोई भी कॉलोनी के अंदर और बाहर कभी भी जा सकता है। इसके बाद मास्टर टेंजन चौथा रूल बताते हैं जो कि था कि जितने ज्यादा लोगों को मारोगे उतने ज्यादा तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। और पॉइंट नंबर 5 ये था कि एक सॉर्सरर को मारने के 5 पॉइंट और नॉन सॉर्सरर को मारने का 1 पॉइंट। मास्टर टेंजन बताते हैं कि हर प्लेयर के पास एक शिकिगामी होगा जिसका नाम कोगेन है, जो कि तुम्हें गाइड करेगा और वही लगभग इस गेम का मास्टर होगा क्योंकि उसी को कह के तुम गेम में रूल्स को ऐड करवा सकते हो और हटवा सकते हो। नहीं, हटवा नहीं सकते, मतलब सिर्फ ऐड करवा सकते हो। इसके बाद मास्टर टेंजन छठा रूल बताते हैं कि 100 पॉइंट के बाद ही तुम किसी रूल को ऐड कर सकते हो। ये सुनकर ये लोग उदास हो जाते हैं। यूजी कहता है कि ऐड करने से बढ़िया किसी रूल को हटा सकते तो काफी बढ़िया होता, जिस पर मेगुमी कहता है हम ऐसा रूल तो ऐड करवा ही सकते हैं जो प्रीवियस रूल के इफेक्ट को हटा दे। इसके बाद मास्टर टेंजन 7वें रूल को बताते हैं जो कि था कि जो भी न्यू रूल ऐड होगा वो प्रीवियस रूल को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो इफेक्ट नहीं करेगा तभी गेम मास्टर उस रूल को ऐड करेगा। ये सुनकर ये लोग सोचते हैं कि क्या ये फेयर भी है, ना तो हम किसी रूल को हटा सकते हैं ना ही हम एक ऐसा रूल ऐड कर सकते हैं जो पुराने रूल्स को नेग्लेक्ट करे, तो इसका फायदा क्या है। इस पर मास्टर टेंजन कहते हैं ये रूल सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि केंजाकू पर भी लागू होते हैं। इसके बाद मास्टर टेंजन कलिंग गेम का आखिरी रूल बताते हैं जो कि था अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट 19 दिन तक सेम रहे तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी, यानी उसे मार दिया जाएगा। और ये सुनकर यूजी बोलता है कि मुझे लोगों को फिर मारना होगा। इसके बाद ये सब लोग अपने अपने रोल को डिसाइड कर लेते हैं। चोजो और यूकी मास्टर टेंजन को गार्ड करने के लिए यहीं रुकते हैं और माकी जेनिन क्लेन में जाकर कर्स टूल्स को इकट्ठा करने जाती है। और ये सुनकर यूजी बोलता है कि पर जेनिन क्लेन का लीडर तो मेगुमी था ना, जिस पर मेगुमी कहता है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और यूता सीधा कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो और लोगों से कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। यूता कहता है कि हम लोग एक दूसरे की कॉलोनी से दूर रहेंगे ताकि हम एक दूसरे को ना मार दें, क्योंकि अगर ये लोग एक ही कॉलोनी में आ गए तो इन लोगों को आपस में ही लड़ना होगा। और ये सुनकर यूता यूजी सोच में पड़ जाते हैं कि यूजी ने कहा था कि अगर मैं सुकुना में बदल जाऊं तो तुम मुझे मार देना, बट अगर यूता यूजी से दूर रहेगा और अगर यूजी सुकुना में बदल गया तो यूता तो उसके यहाँ होगा ही नहीं उसे रोकने के लिए। और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर यूजी के साथ मेगुमी होगा तो सुकुना उसके साथ कुछ कर सकता है। क्या बोला तूने? सुकुना उसके साथ कुछ कर सकता है। सॉरी नोटी हो रहा। और मेगुमी भी इन दोनों को देखकर समझ जाता है कि ये दोनों ही उसके लिए चिंता कर रहे हैं, तो वो उन दोनों से कहता है कि इसके बारे में सोचो, सब कुछ ठीक होगा। माकी यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने के लिए कहती है जो कि जुजुत्सु हाई के 3rd ईयर का स्टूडेंट था जिसको सस्पेंड कर दिया गया था। माकी यूजी और मेगुमी से कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में करना होगा, जिस पर यूजी पूछता है कि क्या वो टफ है, इस पर यूता जवाब देता है कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मेगुमी, यूजी, माकी और यूता यहाँ से जाने लगते हैं। यूजी जाते हुए चोजो से थैंक यू बोलता है, जिसके जवाब में चोजो यूजी से कहता है कि मरना मत, और उसके बाद वो रोने लगता है। इसके बाद हमें एक कॉमेडियन को दिखाया जाता है जो कि एक शो कर रहा होता है और उसके शो को देखने काफी कम लोग आए थे। इस कॉमेडियन का नाम ताकाबा होता है। ताकाबा का जो बॉस होता है वो उस पर काफी चिल्लाता है कि तुम्हारे जोक्स पर कोई नहीं हंसता और मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। ताकाबा के संग यहाँ पर एक और आदमी बैठा होता है जो ताकाबा की तारीफ करता है। वो आदमी ताकाबा से पूछता है कि इस दुनिया में 2 टाइप्स के कॉमिक डिमांड में रहते हैं, पहले कॉमिक्स जो कि फनी होते हैं और दूसरे कॉमिक्स जो सोचते हैं कि वो फनी है। फिर वो ताकाबा से पूछता है कि तुम किस टाइप के हो, जिस पर ताकाबा बोलता है कि मैं 50-50 हूँ, बट शायद मैं 70-30 हूँ। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ताकाबा भी कलिंग गेम का एक प्लेयर है, जहाँ पर प्रिंसिपल यागा को कैद कर लिया गया था, क्योंकि हायर अप्स के 5 नोटिस में से एक नोटिस ये भी था कि प्रिंसिपल यागा को कैद करना है, क्योंकि गेतो उन्हीं का स्टूडेंट था जिसने शिबुया में तबाही मचाई थी। पर हायर अप्स का प्रिंसिपल यागा को पकड़ने का दूसरा रीजन भी था। हायर अप्स प्रिंसिपल यागा से ये जानना चाहते थे कि वो आर्टिफिशियल कर्स कॉप्स कैसे बनाता है जो कि फुली इंडिपेंडेंट होते हैं, और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर यागा ने फुली इंडिपेंडेंट कर्स कॉप्स की एक आर्मी बना ली तो वो हायर अप्स से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए हायर अप्स प्रिंसिपल गाकुंजी को भेजते हैं पता करने के लिए कि आखिर यागा कैसे इन कर्स कॉप्स को बनाता है। और यहाँ पर कर्स कॉप्स का मतलब पांडा जैसे बींग्स हैं। गाकुंजी आकर प्रिंसिपल यागा से पूछता है कि वो आखिर इन कॉप्स को कैसे बनाता है, जिस पर प्रिंसिपल यागा उसे नहीं बताते हैं। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल यागा एक कर्स कॉप्स के पास बैठे हुए थे।
यहाँ पर प्रिंसिपल यागा दुखी थे क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में शहर के बाहर जाना था और उन्हें अपने कर्स कॉर्प्स की चिंता थी। इसके बाद वो अपने सभी कर्स कॉर्प्स को बाय कह के वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर पांडा को कैद कर लिया गया था, पर उसे वहाँ पर छुड़ाने कुसाकाबे आ जाता है। कुसाकाबे पांडा से कहता है कि तुम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें आजाद किया है। कुसाकाबे पांडा से कहता है कि तुम्हारा इस्तेमाल यागा को पकड़ने के लिए किया गया था, अब जाकर तुम उसे जल्दी बचा लो। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर कुसाकाबे अपनी बहन के साथ आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुसाकाबे की बहन का बेटा मर गया है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी रहती है। कुसाकाबे यागा की मदद मांगता है ताकि वो अपनी बहन के बेटे की सोल को किसी कर्स कॉर्प में डाल सके और उसकी बहन फिर से एक खुशी भरी जिंदगी जीने लगे, क्योंकि उसकी बहन के दिमाग पर उसके बेटे के मरने का गहरा प्रभाव पड़ा था और यागा भी ऐसा ही करता है। वो एक कर्स कॉर्प में उसके बेटे की सोल को डाल देता है और उसे कुसाकाबे की बहन के सामने ले आता है और कुसाकाबे की बहन जैसे ही उस कर्स कॉर्प को देखती है तो उसे उसके अंदर अपने बेटे की सोल महसूस होती है और वो जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है। यागा को ये करना गलत तो लग रहा था, पर वो कुसाकाबे की मदद भी करना चाहता था और कुसाकाबे जब देखता है कि यागा ने उसकी मदद कर दी है तो वो काफी खुश होता है और यही कारण था कि कुसाकाबे अब यागा की मदद कर रहा था पांडा को आजाद करके। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर यागा को मारने एक सॉर्सरर आया होता है और ये सॉर्सरर भी प्रिंसिपल यागा से वही सवाल पूछता है कि वो आर्टिफिशियल कर्स कॉर्प्स कैसे बनाता है जो कि फुली इंडिपेंडेंट होते हैं, जिस पर प्रिंसिपल यागा उसे नहीं बताते कि तभी वहाँ पर प्रिंसिपल गाकुंजी आ जाते हैं और इसके बाद वो दोनों मिलकर प्रिंसिपल यागा को काफी जख्मी कर देते हैं। गाकुंजी उस दूसरे सॉर्सरर से कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो और वो सॉर्सरर भी वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो सॉर्सरर वहाँ से जाता है प्रिंसिपल यागा गाकुंजी को बता देते हैं कि एक आर्टिफिशियल कर्स कॉर्प कैसे बनाया जाता है जो कि फुली इंडिपेंडेंट हो और ये सुनकर गाकुंजी काफी शॉक होता है। वो पूछता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये, क्या तुम जीना नहीं चाहते? जिस पर प्रिंसिपल यागा बोलते हैं कि ये एक कर्स है जो कि मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ गाकुंजी। और उसी वक्त वहाँ पर पांडा आ जाता है और गाकुंजी को लगता है कि पांडा उससे लड़ेगा ताकि वो बदला ले सके प्रिंसिपल यागा की मौत का, पर पांडा उससे नहीं लड़ता और प्रिंसिपल यागा की बॉडी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर ऑफकोर्स गाकुंजी पूछता है कि क्या तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए नफरत नहीं है? जिस पर पांडा बोलता है कि मैं इंसानों की तरह नहीं हूँ, पांडा इंसानों जैसा बिहेवियर शो नहीं करते हैं। और फिर पांडा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो हायरप्स के कहने पर कर रहे हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, पर एक बात याद रखना, पांडा रोते भी हैं। और उसके बाद पांडा रोने लगता है और ये सीन देखकर मुझे भी काफी बुरा लगा था। इसके बाद सीन ज़ेनिन हेडक्वार्टर पर जाता है जहाँ पर माकी कर्स टूल इकट्ठे करने आई थी। वो जैसे ही ज़ेनिन हेडक्वार्टर में घुसती है उसे सामने नाओया बैठा हुआ मिलता है और नाओया जैसे ही माकी की हालत को देखता है यानी उसके चेहरे को, तो वो उसका मजाक बनाने लगता है, जिस पर माकी बोलती है तो तुम वुमेन को उसके फेस से जज करते हो, मुझे तो लगा था कि तुम उनके उससे जज करते हो। जिस पर नाओया बोलता है कि मैंने तुमसे सवाल पूछा था, उसका आंसर दो। इसके बाद नाओया माकी की काफी बेइज्जती करने लगता है। वो कहता है ना तो तुम कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर सकती हो, ना तुम कर्स स्पिरिट को देख सकती हो, और जो तुम्हारे पास था वो तुम्हारा चेहरा था, अब तो तुम्हारा चेहरा भी खराब हो गया है, तुम्हारी तरफ तो कोई देखना भी नहीं चाहेगा। और उसके बाद नाओया पास्ट की बातें करने लगता है। वो कहता है कि मुझे काफी मजा आता था तुम्हें बुली करने में, तुम यहाँ पर नहीं थी तो मुझे काफी बुरा लग रहा था। और इसके बाद वो कहता है तो क्या तुम किसी कुत्ते की तरह मेगुमी और यूता को फॉलो करोगी? जिस पर माकी कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसे उसकी मॉम मिलती है जो उससे मना करती है कि तुम कर्स वेयर हाउस में नहीं घुस सकती, हमें वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। इस पर माकी कहती है कि ज़ेनिन क्लैन के हेड ने ही मुझसे ये करने के लिए कहा है। और इसके बाद हमें थोड़े दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगुमी और माकी बात कर रहे होते हैं। माकी मेगुमी को बताती है कि नाबीतो के विल के अकॉर्डिंग तुम्हें ज़ेनिन क्लैन का हेड चुना गया है। और ये सुनकर मेगुमी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ज़ेनिन क्लैन का हेड नहीं बनना चाहता। जिस पर माकी बोलती है कि तुम्हें बनना ही पड़ेगा। माकी मेगुमी से कहती है कि नाबीतो ने पूरे ज़ेनिन क्लैन की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, इसका मतलब तुम्हें ज़ेनिन क्लैन के पैसे, कर्स टूल और तीनों बिग फैमिली की इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। और ज़ेनिन क्लैन जैसे पहले ऑपरेट करता था अब उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तभी मेगुमी बोलता है तुम हेड बन जाओ ना माकी। जिस पर माकी कहती है कि मुझे कोई भी हेड एक्सेप्ट नहीं करेगा और जिस हालत में मैं अब हूँ उसे तो देखकर कोई भी नहीं करेगा। इसके बाद माकी मेगुमी को समझाने लगती है कि वो हेड बनने के लिए परफेक्ट है क्योंकि उसने ज़ेनिन क्लैन की इनहर्टेड टेक्निक को भी सीख लिया है और वो डोमेन करना भी जानता है। माकी काफी रीजंस बताती है कि तुम ही ज़ेनिन क्लैन के हेड बनने के लिए परफेक्ट हो, पर तभी मेगुमी बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई एक्सेप्ट करता है कि नहीं, अगर तुम हेड बन जाओगी तो ये क्लैन के लिए और अच्छा होगा। जिसमें माकी बोलती है कि मैं अभी इसके काबिल नहीं हूँ, मैं एक ऐसी जगह नहीं बना सकती जहाँ पर माई अच्छे से रह सके। जिसमें मेगुमी समझ जाता है कि माकी माई की वजह से क्लैन की हेड नहीं बनना चाहती। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर माकी की माँ उस पर चिल्ला रही होती है और उसे वापस आने के लिए कहती है, पर माकी नहीं सुनती। माकी की माँ उससे कहती है कि एक बार तो कोई
ऐसा काम करो जिससे मुझे प्राउड फील हो कि मैंने तुम्हें बर्थ दिया है। पर माकी उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ जाती है और कर्ट्स वेयर हाउस में आ जाती है, जहाँ पर वो जैसे ही अंदर आती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका बाप बैठा हुआ है जिसका नाम ओगी है। ओगी माकी से कहता है कि यहाँ पर कोई कर्स टूल नहीं है, मैंने उन्हें पहले ही यहाँ से हटा दिया है क्योंकि मैं जानता था कि तुम लोग कर्स टूल को लेने जरूर आओगे। और जैसे ही वो अपनी जगह से खड़ा होता है तो हम उसके पीछे माई को देखते हैं जो कि यहाँ पर कर्स टूल इकट्ठा करने आई थी। इसके बाद हमें नाओया और जिंची को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे कि कैसे उन्हें अपने क्लेन का दबदबा रखना है तीनों क्लेनों के बीच में। वो कहते हैं कि सातोरू गोजो तो जा चुका है तो अब उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने क्लेन का दबदबा रखें, और ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहले उन लोगों को मारना होगा जो सातोरू गोजो को फ्री करेंगे, जो कि उन्हीं के क्लेन मेंबर थे, मेगुमी, माई और माकी। और वो ऐसा करके हायरप्स की नजर में भी दबदबा रख सकते थे क्योंकि हायरप्स ने एक ऑर्डर निकाला था कि जो भी सातोरू गोजो की सील को तोड़ेगा उसे क्रिमिनल एक्ट के तहत मार दिया जाएगा, और मेगुमी वगैरह वही कर रहे थे। तो अगर ये लोग उन्हें मार देंगे तो हायरप्स की नजर में इन लोगों ने अच्छा काम किया है और ये लोग हायरप्स के बीच में भी अपना दबदबा बना सकते हैं। अब जिंची को इस बात की चिंता थी कि माकी और माई ओगी की बेटियां थी तो वो उन्हें मारने के लिए रेडी भी होगा, जिस पर नाया बोलता है कि उन दोनों को मारने की जिम्मेदारी खुद ओगी ने ली है। इसके बाद सीन माकी और ओगी पर जाता है जहाँ पर ओगी सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लोसम इमोशन का इस्तेमाल करता है। तुमने ये अटैक नाबितो को भी करते हुए देखा होगा सीजन 2 में। नाबितो ने ये अटैक डैगोन के डोमेन में किया था। इस अटैक की खूबी ये है कि ये अटैक किसी के भी डोमेन में तुम्हें श्योर इफेक्ट से बचाता है। और यहाँ पर माकी अपने साथ एक कर्स टूल लाई होती है जिसका नाम ड्रैगन बोन होता है। इस टूल के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स और कर्स एनर्जी होती है जो कि इस्तेमाल करने वाले के अकॉर्डिंग होती है। अब माकी सोचती है कि उसके पिता को कर्स टूल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इस बैटल को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगी। इसके बाद ओगी माकी से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि ज़ेनिन क्लेन का फॉर्मर हेड मैं क्यों नहीं था? इसमें माकी बोलती है हाँ मुझे पता है क्योंकि तुम एक बास्टर्ड हो जो अपने ही बच्चे को मारना चाहता है। इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं और ओगी बड़े ही तेजी से माकी पर हमला कर देता है जिसे माकी बहुत ही मुश्किल से रोक पाती है। इसके बाद माकी ओगी पर हमला करती है जहाँ पर वो उसकी तलवार को तोड़ देती है, बट ओगी बड़े ही तेजी से माकी की तरफ बढ़ता है और उसके शरीर को बीच में से चीर देता है। और माकी ये देखकर काफी शॉक हो जाती है कि ओगी ने उस टूटी हुई स्वॉर्ड से ही उस बीच में से काट दिया है। और फिर ओगी बोलता है कि मैं ज़ेनिन क्लेन का हेड इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि मेरे अपने बच्चे ही वर्थलेस हैं। ओगी बोलता है कि मेरे और मेरे भाई के बीच में पावर लेवल में कोई अंतर नहीं था, पर उसे हेड इसलिए चुना गया था क्योंकि उसका बच्चा सही था और मेरे बच्चे नालायक थे। तुम लोगों की वजह से मैं हेड नहीं बन पाया था। इसके बाद वो उन दोनों को घसीटते हुए एक रूम में ले जाता है और वहाँ पर फेंक देता है जहाँ पर ग्रेड 2 और उससे लोअर के कर्स स्पिरिट थे। ओगी कहता है कि ये रूम ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के लिए है। ओगी कहता है कि ये कर्स स्पिरिट अभी तो मेरे डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर जैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा ये तुम दोनों को मार देंगे। और जाते जाते भी ओगी माकी की बेइज्जती करते हुए कहता है माकी तुम्हारी स्ट्रेंथ हमारे कंपेयर में कुछ नहीं है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जैसे ही ओगी यहाँ से जाता है माई माकी के ऊपर हाथ रखकर कुछ करने लगती है और माई कहती है कि मुझे मालूम था एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। और इसके बाद जैसे ही माई माकी को किस करती है ये दोनों एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर माई माकी से कहती है कि मैं बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हूँ, जल्द ही मैं मर जाऊंगी। और फिर माई वहाँ से खड़े होकर समुद्र की तरफ जाने लगती है और कहती है कि चलो मैं यहाँ से जाती हूँ। माई माकी को बताती है कि कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ ऑफर करना होता है, सफरिंग ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, बट ये ट्विंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। माई माकी से कहती है कि तुम जितना भी हार्डवर्क करोगी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहूंगी, और अगर मेरे पास कर्स टेक्निक है तुम्हारे पास नहीं है तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक मैं जिंदा रहूंगी माकी तुम फुली डेवलप नहीं हो पाओगी। और ये सब बातें सुनकर माकी कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई, अब वापस आ जाओ। माई माकी से कहती है मुझसे एक वादा करो कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगी बिग सिस्टर। और उसके बाद जब माकी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि माई मर चुकी है और उस पर वो सारे कर्स स्पिरिट भी हमला करने वाले हैं। इधर जैसे ही ओगी जा रहा होता है उसे एकदम से महसूस होता है कि सभी कर्स स्पिरिट की प्रेजेंस गायब हो चुकी है और उसे एक अलग ही ऑरा महसूस होता है जिसे महसूस करके उसकी फटने लगती है। वो कहती है कि इस ऑरा को मेरी बॉडी आज तक भूल नहीं पाई है, जो कि था तोजी ज़ेनिन का ऑरा। और हम देखते हैं कि ओगी को माकी के अंदर तोजी की प्रेजेंस महसूस हो रही है, यानी माकी के अंदर लगभग तोजी जितनी ताकत आ चुकी है, या कहें हम तोजी जितनी ही। ये देखकर ओगी भी समझ जाता है कि अब उसे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और फिर ओगी कहता है मैं तुम्हारी हड्डियों को भी जला के रख दूंगा। और जैसे ही ओगी हमला करने वाला होता है पलक झपकते ही माकी उसके सिर को काट देती है। और ये देखकर मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता है भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।
और इसके बाद माकी कहती है चलो माई इसे शुरू करते हैं। पूरे ज़ेनिन क्लेन में अलार्म बजा दिया जाता है कि माकी ने मास्टर ओगी को मार दिया है और ये खबर एक सोर्सर आकर जिंची और नाया को भी बता देता है। जिंची कुकुरु यूनिट को माकी को पकड़ने के लिए भेज देता है। हमें यहाँ पर कुकुरु यूनिट का हेड दिखाया जाता है जिसका नाम नोबुआकी ज़ेनिन होता है। वो कुकुरु यूनिट के मेंबरों से कहता है कि जल्दी से जाकर माकी को पकड़ लाओ। हमें बताया जाता है कि कुकुरु यूनिट में ज़ेनिन क्लेन के ऐसे मर्द होते हैं जो कि कर्स टेक्निक को पोजेस नहीं करते और ये लोग मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होते हैं। पहले माकी भी इसी यूनिट का हिस्सा थी जब वो ज़ेनिन क्लेन में थी। इसके बाद कुकुरु यूनिट माकी को चारों तरफ से घेर लेती है और माकी अपनी बहन की बातों को याद करते हुए उन सभी लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है और वो इतनी ब्रूटल तरीके से उन लोगों को मारती है ना कि जब ये एनिमेट होगा तब देखने में अलग ही मजा आएगा। इसके बाद वो कुछ ही मिनट में उन सभी लोगों को मार देती है और जब वहाँ पर नोबुआकी आता है तो वो ये देखकर काफी शॉक होता है कि तभी वहाँ पर एक और सॉर्सरर आ जाता है जो कि जमीन के अंदर से बड़े बड़े हाथ निकालकर माकी को पकड़ लेता है कि तभी यहाँ पर हाई आ जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि हाई के अंदर ज़ेनिन क्लेन के सबसे ताकतवर सॉर्सरर हैं और उसके बाद ये तीनों माकी पर हमला कर देते हैं। सबसे पहले माकी नोबुआकी और इस बंदे को ठिकाने लगाती है कि तभी एक सॉर्सरर जिसका नाम रांता होता है वो माकी को होल्ड करके रखता है, मतलब एक जगह पर उसे रोक देता है और जिंची जल्दी से माकी की तरफ बढ़ता है। बट रांता को माकी को एक जगह रोके रखने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। रांता को महसूस हो जाता है कि माकी के अंदर तोजी जितनी पावर आ चुकी है और उसे माकी को रोकने में इतनी मुश्किल हो रही थी कि उसकी आंख से खून निकलने लगता है कि तभी जिंची माकी पर बहुत बुरी तरीके से हमला कर देता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। रांता को लगता है कि जिंची ने माकी को मार दिया है, बट जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि माकी जिंची के कटे हुए सिर को पकड़े बाहर निकल रही है और रांता की भी ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से मौत हो जाती है कि तभी वहाँ पर नाओया आ जाता है जो कि आकर कहता है क्या तुम्हारे पास इंसानी दिल नहीं है, जिस पर माकी बोलती है नहीं, वो उसे अपने साथ ले गई है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाओया काफी खुश हो रहा था क्योंकि सभी लोग उससे कह रहे थे कि वो ज़ेनिन क्लेन का नेक्स्ट हेड होगा उसके पिता के बाद और उसे लोगों ने एक आदमी के भी बारे में बताया था जो कि ज़ेनिन क्लेन में था जिसके पास कर्स एनर्जी नहीं थी। नाओया को लग रहा था कि वो इंसान कितना भद्दा होगा जिसके पास कर्स एनर्जी ही नहीं है, इसलिए वो उस इंसान को देखने जा रहा था कि तभी उसके सामने से वही इंसान गुजरता है जिसके पास कर्स एनर्जी नहीं थी और वो इंसान था तोजी ज़ेनिन। और उसको देखते ही नाओया समझ जाता है कि भले ही इस इंसान के पास कर्स एनर्जी नहीं है बट ये गॉड लेवल पोटेंशियल रखता है। इधर प्रेजेंट में नाओया माकी को अच्छी तरीके से धो रहा था और वो कहता है कि तुम तोजी नहीं हो, तोजी की स्ट्रेंथ और तुम्हारी स्ट्रेंथ में बहुत अंतर है। तोजी को किसी ने नहीं समझा था सिर्फ सातोरू गोजो के अलावा। यहाँ पर ये वही बात कर रहा है जब तोजी ने कहा था कि मेरा एक बच्चा है उसका ख्याल रखना। और उसके बाद फिर से नाओया माकी की धुलाई करने लगता है और कहता है कि वो तुम नहीं हो जो कि उन लोगों के मुकाम के साथ खड़ी होती हो। यहाँ पर ये गोजो और तोजी की कह रहा था कि तुम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम तोजी और गोजो के सामने खड़ी भी हो सको, वो मैं हूँ जो उनके लेवल का हूँ। इसके बाद माकी खुद को थोड़ा सा संभाल लेती है और जैसे ही नाओया उसकी तरफ टॉप स्पीड से बढ़ता है वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी नाओया उसे सिर्फ टच करके निकल जाता है कि तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि नाओया की जो टेक्निक है अगर वो उस टेक्निक से अपने अपोनेंट को टच कर देता है तो उसका अपोनेंट भी 24 फ्रेम पर सेकंड से मूव करता है और अगर ये फेल होती है तो इसका मतलब उसका ओपोनेंट 1 सेकंड फ्रीज हो जाएगा। और जैसे ही माकी को ये एहसास होता है कि वो 1 सेकंड डिले होगी तो उसे चिंता होने लगती है क्योंकि नाओया अपनी टॉप स्पीड से मूव कर रहा था और वो माकी पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करने वाला था। और जैसे कि माकी अब 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई थी तो नाओया को लगता है कि अब तो उसका खेल खत्म। और तभी माकी 24 फ्रेम पर सेकंड से मूवमेंट करते हुए नाओया पर बहुत बुरी तरीके से मुक्का दे के मारती है जिससे उसके चेहरे का शेप ही बदल जाता है। इसके बाद माकी अपनी माँ के पास जाती है जहाँ पर उसकी माँ उससे काफी डर रही होती है बट माकी अपनी माँ पर भी रहम नहीं करती और उसे भी मार देती है। इधर हम देखते हैं कि नाओया मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है और वो घसीटते हुए अंदर जा रहा था और सोचता है कि वो लड़की मुझे फिनिश भी नहीं कर पाई कि तभी वहाँ पर माकी की माँ आ जाती है जिसके हाथ में एक चाकू था। नाओया बहुत कोशिश करता है कि वो खड़ा हो सके और अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर सके बट वो नहीं कर पाता और माकी की माँ आकर नाओया के पीछे चक्कू मार देती है जिससे नाओया की भी डेथ हो जाती है। और इसके बाद माकी की माँ आफ्टर लाइफ में जाकर कहती है कि मुझे गर्व है कि मैंने तुम दोनों को जन्म दिया। इसके बाद माकी माई की बॉडी को लेकर जुजुत्सु हेडक्वार्टर आ जाती है जहाँ उसे क्योतो हाई स्कूल की एक और स्टूडेंट मिलती है, अभी मैं इसका नाम भूल गया हूँ भाई, मैं ध्यान तो था पर मैं भूल गया हूँ। ये मिलती है जिसे माई की बॉडी दे देती है। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि माकी ने कितने लोगों को मार दिया है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि माकी ने कुल 6 मेंबर हाई के मारे थे, 9 मेंबर
अकाशी के और 21 मेंबर कुकुरु यूनिट के, और इसी के साथ पूरे ज़ेनिन क्लैन का सफाया हो जाता है एक्सेप्ट फॉर 2 माकी और मेगुमी। कुछ दिनों बाद गोजो क्लैन और कमाओ क्लैन प्रपोज करते हैं हायरप्स को कि ज़ेनिन क्लैन को बिग 3 फैमिलीज में से हटा दिया जाना चाहिए, और जुजुत्सु हेडक्वार्टर इस अपील को होल्ड पर रखते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां मास्टर टेंजिन यूजी और मेगुमी को हाकारी की लोकेशन बता रहे थे। हाकारी एक बिल्डिंग में इल्लीगल अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता था। यूजी और मेगुमी नॉर्मल कपड़ों में उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, पर वहां के गार्ड्स उन्हें बच्चा समझ के वहां रोक लेते हैं। मेगुमी बहाना मारता है कि उसे पैसे चाहिए, इसलिए वो लड़ना चाहता है। तभी गार्ड हाकारी पर फोन लगाता है जो यूजी को फाइट करने की परमिशन दे देता है, पर मेगुमी को मना कर देता है। यूजी और मेगुमी बाहर जाके प्लान बनाते हैं कि पहले बातचीत से हाकारी को मनाएंगे और अगर नहीं माना तो मुक्का लात से मना लेंगे, पर इनकी प्रायोरिटी बातचीत पर ज्यादा थी। अब यूजी फाइट करने के लिए चला जाता है और मेगुमी भी छिपके से बिल्डिंग के अंदर घुसने लगता है क्योंकि इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। इसके बाद यूजी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां फाइट लड़ी जाती थी। उस जगह पर ऊपर के आधे फ्लोर को हटा दिया था और वहीं पर ऑडियंस होती है और नीचे लड़ाई होती थी। यूजी समझ जाता है कि उसे फाइट इस तरीके से लड़नी है कि देखने वालों को मजा आए। यूजी का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि पांडा होता है। पांडा भी हकारी से ही मिलने आया था, पर हकारी पांडा को जानता है इसलिए वो उसे अवॉइड कर रहा था। इसके बाद पहली बार हकारी को दिखाया जाता है जिसके साथ एक और बंदा या बंदी होती है, ये पता नहीं इसका जेंडर क्या है, जिसका नाम किरारा होता है। हकारी को इस फाइट में कुछ मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि पांडा को हराना यूजी के बस की बात नहीं है, जिस पर किरारा कहती है क्या तुम्हें पक्का विश्वास है। तभी इधर यूजी पांडा को हरा देता है। हकारी अपने बंदों को फोन करके यूजी को अपने पास बुलाता है ताकि उसके साथ वो स्क्रिप्टेड मैचेस को प्लान कर सके, क्योंकि इन दोनों की फाइट से लोगों को काफी मजा आया था, खासकर यूजी को देखकर। साथ में हकारी मेगुमी पर भी नजर रखने के लिए कहता है और वो किरारा को पहरेदारी पर लगा देता है, और ये बात मेगुमी भी सुन रहा था। पांडा जाकर मेगुमी से मिलता है। पांडा मेगुमी को बताता है कि उसे पता है कि हकारी ऊपर रूफ टॉप पर मॉनिटर रूम में है, पर वो कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी वो मॉनिटर रूम के पास नहीं जा पाता। पांडा को लगता है कि ये किरारा की कर्स टेक्निक है। यहाँ पर हमें किरारा का जेंडर भी पता चलता है जो कि मेल ही है। पांडा और मेगुमी दोनों ये डिसाइड करते हैं जैसे ही यूजी हकारी से मिलने जाएगा उसके तुरंत बाद ये दोनों पूरी बिल्डिंग को सीज कर लेंगे ताकि उनकी मीटिंग में कोई इंटरप्ट ना कर सके। 3-4 फाइट लड़ने के बाद हकारी यूजी को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। यूजी ये खबर मेगुमी को भी बता देता है। यूजी जैसे ही हकारी के रूम में जाता है तभी पांडा और मेगुमी सभी बॉडीगार्ड्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। ये दोनों आसानी से रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं, पर तभी इन दोनों को किरारा दिखता है और किरारा भी इन्हें देख लेता है। किरारा पांडा को मेगुमी के साथ देखकर समझ जाता है कि ये तीनों आपस में मिले हैं और यहाँ जुजुत्सु हेडक्वार्टर की ओर से हकारी को पकड़ने आए हैं। किरारा जल्दी से मॉनिटर रूम की ओर भागता है जहाँ हकारी और यूजी थे। मेगुमी अपने डिवाइन डॉग को किरारा की तरफ भेजता है, बट डिवाइन डॉग किरारा के पास जाकर रेपेल हो जाता है और वापस मेगुमी में जाकर ठुकता है। पांडा तो किरारा के पास जा ही नहीं पा रहा था। मेगुमी डिवाइन डॉग को मॉनिटर रूम के सामने भेजता है और ये देखकर किरारा भी रुक जाता है। तभी मेगुमी डिवाइन डॉग की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मेगुमी को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इधर मॉनिटर रूम में फुल लाउड म्यूजिक बज रहा था जिससे इन्हें पता ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। हकारी यूजी को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है जिसके वो उसे काफी अच्छे पैसे भी ऑफर करता है। तभी हकारी के पास किसी का फोन आता है। हकारी यूजी से ड्रिंक के बारे में पूछता है जिस पर यूजी मना कर देता है। हकारी कहता है गोजो भी ड्रिंक नहीं करता और ये सुनकर यूजी के पसीने छूट जाते हैं। यूजी हकारी को कुछ समझाता उससे पहले ही हकारी यूजी पर हमला कर देता है। यूजी भी हकारी पर हमला करने वाला होता है, पर मेगुमी की बात को याद करके वो रुक जाता है। मेगुमी ने कहा था कि हम सिर्फ हकारी की मदद लेने आए हैं, पर हकारी तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। इधर बाहर मेगुमी किरारा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें हकारी की मदद की जरूरत है और वो जुजुत्सु हाई की साइड नहीं है। किरारा मेगुमी से कहता है कि तुम लोगों के पास सातोरू गोजो है तो उन्हें उनकी क्या जरूरत है, जिस पर मेगुमी उसे बताता है कि गोजो सील हो चुका है और इस बात पर किरारा को विश्वास ही नहीं होता, और होगा भी कैसे क्योंकि गोजो करंट स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है और उसके हारने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। मेगुमी सोचता है कि अगर उन्होंने किरारा को अपनी साइड कर लिया तो हकारी के साथ नेगोशिएशन करना आसान होगा। इसके बाद मेगुमी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके किरारा की कर्स टेक्निक को समझ लेता है, पर मुझे इसकी टेक्निक समझ में नहीं आई। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेगुमी किरारा को पकड़ लेता है और उसे कन्विंस कर लेता है अपनी बात सुनने के लिए, पर मेगुमी कुछ कहता उससे पहले ही हकारी यूजी को मारते मारते बाहर ले आता है। हकारी ये देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है कि ना यूजी उस पर हमला कर रहा है ना उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है। हकारी यूजी में जोरदार घूंसे मारता है, पर फिर भी यूजी उसी बात पर टिका रहता
रहता है कि उन्हें उसकी जरूरत है। अब यूजी की इस डिटर्मिनेशन को देखकर हाकारी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। यूजी, मेगुमी और पांडा सारी सिचुएशन हाकारी को समझा देते हैं कि शिबुया में क्या हुआ था और अब उन्हें कलिंग गेम को रोकना होगा। हाकारी को गोजो और यागा के बारे में सुनकर काफी दुख होता है क्योंकि हाकारी का सबसे ज्यादा ध्यान ये दोनों ही रखते थे। हाकारी कलिंग गेम में इनकी मदद करने के लिए मान जाता है पर फ्री में नहीं। हाकारी की डिमांड होती है कि जब सब कुछ सही हो जाए तब उसके फाइट क्लब को लीगल कर दिया जाए, जिसके लिए ये लोग मान जाते हैं। तभी यहाँ कोगाने अपीयर हो जाता है जो अनाउंसमेंट करता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड किया गया है जिसके अकॉर्डिंग अब हर प्लेयर एक दूसरे के नाम, पॉइंट्स, लोकेशन जान सकते हैं। इसके बाद उस सॉर्सरर को दिखाया जाता है जिसने ये रूल ऐड किया होता है। इस सॉर्सरर का नाम काशिमो होता है जो कि 400 साल पुराना सॉर्सरर है और ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसने कलिंग गेम में 40 सॉर्सरर को मार दिया होता है और यहाँ पर ये सुकुना को ढूंढ रहा होता है। कोगाने यूजी का असिस्टेंट होता है कलिंग गेम के लिए और ये सुनकर मेगुमी को अजीब लगता है कि यूजी कलिंग गेम का पार्ट कैसे बन गया, क्योंकि अभी ना तो वो किसी कॉलोनी में गया है और ना उसे कोई कर्स टेक्निक और कर्स ऑब्जेक्ट केंजाकू ने दिया है। कलिंग गेम में दो तरीके के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पहली अपनी मर्जी से, यानी किसी सॉर्सरर को कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना है तो वो कॉलोनी में जाकर हिस्सा बन सकता है, और दूसरे वो जिनको केंजाकू ने कर्स टेक्निक और कर्स ऑब्जेक्ट दिया हो, और दूसरे वालों को तो लिमिटेड डेज के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा वरना वो मर जाएंगे। तभी यूजी को केंजाकू की कही एक बात याद आती है। केंजाकू ने बताया था कि जो कर्स ऑब्जेक्ट वो लोगों को देगा वो हजारों साल पुराने सॉर्सरर के होंगे जिनसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। यूजी को लगता है कि सुकुना उन सॉर्सरर्स में से एक है जिन्होंने पास्ट में केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और शायद इसलिए वो कलिंग गेम का प्लेयर बन गया है। पर इस बात में भी एक झोल था क्योंकि यूजी ने सुकुना की फिंगर अपनी विल से खाई थी, ना कि केंजाकू ने खिलाई थी। तभी मेगुमी बोलता है मैं समझ गया और इस बात को बाद में डिस्कस करने के लिए कहता है। इसके बाद ये कोगाने की मदद से पता कर लेते हैं कि काशिमो वो सॉर्सरर है जिसने नया रूल ऐड किया है और उसके पास अभी 100 पॉइंट्स होते हैं। मेगुमी कोगाने से ऐसे प्लेयर्स की लिस्ट निकालने के लिए कहता है जिनके 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हों, और ऐसे सिर्फ 2 प्लेयर थे, एक काशिमो और एक हिगुरुमा। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये 2 रूल ऐड करेंगे। पहला रूल कि प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट शेयर कर सकते हैं जिससे ये लोग रूल नंबर 8 से बच जाएंगे, क्योंकि रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पॉइंट्स 19 दिन तक सेम रहे तो तुम मर जाओगे। और दूसरा कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कलिंग गेम से बाहर जाने के लिए। अब इन दोनों रूल्स के लिए इन्हें 200 पॉइंट चाहिए जो कि काशिमो और हिगुरुमा के पास हैं, इसलिए अब इन्हें एंजल के साथ इन दोनों को भी ढूंढना होगा। इसके बाद हमें हिगुरुमा के बारे में बताया जाता है कि वो एक क्रिमिनल लॉयर था। हिगुरुमा एक बंदे का केस लड़ रहा था जो कि इनोसेंट था पर उसे फंसा दिया गया था। हिगुरुमा उस केस को बहुत अच्छी तरीके से लड़ता है और जीत जाता है, पर दूसरी पार्टी ट्रायल की डिमांड रखती है और दूसरे ट्रायल में पैसे के जोर से हिगुरुमा को हरा दिया जाता है और उसके क्लाइंट को उम्र कैद की सजा हो जाती है। हिगुरुमा को ये देखकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि हर बार उसके साथ ऐसा ही होता था। पावर और मनी हर बार डिसीजन को चेंज कर देते थे, पर इस बार ऐसा नहीं होता क्योंकि उसी वक्त हिगुरुमा अपनी कर्स टेक्निक को अनलॉक कर लेता है और कहता है हम रीट्रायल कर रहे हैं। इसके बाद केंजाकू को दिखाया जाता है जो कलिंग गेम की कॉलोनी में से नॉन सॉर्सरर्स को बाहर जाने का मौका दे रहा था। इधर इन लोगों को एंजल नाम का कोई भी प्लेयर लिस्ट पर नहीं दिखता। ये समझ जाते हैं कि उसका नाम और कुछ होगा, जैसे यूजी और सुकुना है। अब ये अपने अपने रोल डिसाइड करते हैं। हाकारी और पांडा कॉलोनी नंबर 2 में जाएंगे जहाँ काशिमो और एंजल है। मेगुमी और यूजी कॉलोनी नंबर 1 में जाएंगे जहाँ हिगुरुमा है, और किरारा बैरियर्स के बाहर रहेगा नजर रखने के लिए। इसके बाद ये चारों कलिंग गेम के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट सेक्शन में आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।